नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। टारगेट जेआरएफ में एनटीए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास में इससे पहले वाली कक्षा में अवधि, ब्रज और खड़ी बोली का अध्ययन किया था। आज इस कक्षा में हम हिंदी के विविध रूप हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी पर चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा के हमारे मुख्य बिंदु हैं हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी का जो अर्थ है वो क्या है, इनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके नामकरण के बारे में, प्रमुख कवि और इनके कुछ जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो आपको देखनी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सभी साथी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताऊंगा साथ साथ नोट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी के विविध रूप। शुरुआत करते हैं हिंदी से ही। हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी की व्युत्पत्ति की जब हम बातें करेंगे तो बहुत वर्ष पहले प्राचीन समय में जब भी विदेशी यात्री या विदेशी व्यापारी भारत में आते थे तो वो उत्तरी पश्चिमी सिंह द्वार से ही प्रवेश करते थे। आपने भारत का जो मानचित्र है वो देखा होगा, वो ऊपर से इस प्रकार से नजर आता है। और ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है। पहले हम अखंड भारत की बातें करेंगे तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर से ऊपर भारत में से होती हुई एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सिंधु है वो संस्कृत का शब्द है। सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला, पंजाब वाला, भारत का थोड़ा और नीचे का ये हिस्सा, ये सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो भी विदेशी यात्री, खास करके ये जो पाकिस्तान के इस तरफ का हिस्सा है, इन देशों को अरब देश कहा जाता है। और ये वाले जो यात्री भारत में जब भी आते थे और इसी प्रवेश द्वार से वो एंट्री करते थे। तो इस सिंधु को जो ईरान के यात्री, ईरान की जो फारसी भाषा है, उन्होंने, ईरानी यात्रियों ने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु को हिंदू कहा। अब ये देखो, सिंधु को हिंदू कहने के पीछे जो तर्क है वो क्या है। ये जो स आपको यहां नजर आ रहा है ये है में परिवर्तित हो गया और द में परिवर्तित हो गया, यानी कि श का परिवर्तन है में हो गया और ध का परिवर्तन द में हो गया। किस में हो गया? द में। बारीकी से एक एक बातें जो आपको नजर आ रही हैं इनको नोट करते रहना, क्योंकि परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको आज हिंदी का जो अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति, इसके नामकरण के बारे में, इसके प्रारंभिक जो कवि हैं, इनकी जो कुछ खास विशेषताएं हैं हिंदी की, और इसके अलावा उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथ साथ आप नोट करते रहना। तो ये जो ईरानी यात्री जब भारत में प्रवेश कर रहे थे तो जो सिंधु, ये जो नदी है, इस सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, क्योंकि ये देश था सिंध का देश। और ये जो हिंदू कहा, और इसके पीछे ये जो तर्क दिया है, श का है में परिवर्तन, ध का द में, ये जो पहलवी भाषा, पहलवी भाषा की जो प्रवृत्ति है, पहलवी भाषा की प्रवृत्ति के
ध्वनि परिवर्तन के कारण हुआ। ध्वनि परिवर्तन। यहाँ आप ये देखो है के नीचे हलचिन लगा हुआ है, आप इसको हलंत मत बोलना, क्योंकि हलंत अंत में लगता है तो ही हलंत है, बीच में लगा दिया तो वो हलचिन है, इसलिए हलचिन है। तो पहलवी भाषा की प्रवृत्ति जो है उसमें ध्वनि परिवर्तन के कारण ईरानियों ने हिंदू कहा, किसको? सिंधु को। अब ये देखो हिंदू से हिंदी कैसे बना? ये जो हिंदू है, हिंदू हिंद की भाषा हिंदी, वो बनी कैसे? हिंदू से क्या बना? हिंद का, यानी कि हिंद देश का। और ये जो हिंद है इसमें ईरानी भाषा का कारक प्रत्यय, ईरानी भाषा का कारक प्रत्यय, और वो जो प्रत्यय है वो था ई। जैसे ही हिंद में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? हिंदी। इस प्रकार से हिंद से हिंदी बन गया। तो यहाँ आप ये देखो, सबसे पहले सिंधु, उसके बाद में ईरानियों ने इसको हिंदू कहा। हिंदू से यानी कि हिंद का, हिंद बना। और हिंद से जो कारक प्रत्यय है ईरानी भाषा, ईरानी भाषा है, ईरानी की आप बात करो तो फारसी भाषा है। ईरान की जो भाषा है वो फारसी भाषा के कारक प्रत्यय के कारण क्या बन गया? यहाँ पे हिंद में प्रत्यय जुड़ गया ई, तो हो गया हिंदी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कट्टर जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो कहते हैं कि हिंदी जो उत्पत्ति है वो हिंदू के इस प्रकार से हुई है। हिंदू का उन्होंने जैसे पहले वाला जो हीन है ये उठा लिया, और जो हिन है इसका अर्थ उन्होंने माना हनन करने वाला, हनन करने वाला। दू से क्या लिया उन्होंने? दुष्टों का, दुष्टों का, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू, और हिंदू की भाषा हिंदी। लेकिन इसमें तर्क लॉजिक कम है और वैसे बातें ज़्यादा हैं, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार जब हम बात करेंगे तो हिंदी के जो दो अर्थ हैं, एक तो हिंद देश का, हिंद देश के निवासियों की भाषा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का एक ये जो नारा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इस मैप को थोड़ा सा समझ लो। जो भी अरबियन देशों के लोग थे जब भी भारत में प्रवेश करते थे, ये उत्तरी पश्चिमी दिशा के सिंह द्वार से प्रवेश करते थे। सिंधु नदी के कारण ही अपना जो हिंदी है ये नाम पड़ा था, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा सा हिंदी के विस्तार के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो हिंदी भाषा विशेष का वाचक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। भाषा जो विशेष है उसका वाचक नहीं है हिंदी। अब हिंदी की हम विस्तार की बात करेंगे तो हिंदी का विस्तार बहुत ज़्यादा है। भाषा विशेष जैसे अंग्रेजी एक भाषा विशेष है, संस्कृत एक भाषा विशेष है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा विशेष नहीं है, ये भाषाओं का समूह है। क्योंकि इसमें आगे चल कर के आप देखोगे खड़ी बोली, और जो साहित्यिक हिंदी है हमारी आधुनिक काल में, उसका मानक रूप भी खड़ी बोली से ही लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी ब्रज की, तीसरी अवधी की। वैसे देखा जाए ये तीन तो प्रमुख हैं, और हिंदी की हम बात करते हैं तो इसमें 5 उपभाषाएं हैं, 5 हैं उपभाषाएं, और 17 है बोलियां हैं। अर्थात हिंदी का विस्तार बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हम जैसे हिंदी की बातें करते थे,
हिंद के लोगों की भाषा, हिंदुस्तानियों की भाषा अब वो बात नहीं है, क्योंकि वह अब हिंदी का नहीं है, वह भारतवासियों का है। क्योंकि अकेली हिंदी ही नहीं बोली जाती, भारत में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अब इन 22 भाषाओं के बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी, सिर्फ 1 मिनट में 22 भाषाएं, उनके राज्य कौन कौन से हैं और किस संशोधन में, किस वर्ष में वो भाषाएं शामिल हुई हैं, वो सब कुछ 1 ही मिनट में समझा रखा है। वो इन 22 भाषाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियाँ, इनका भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप समझ सकते हो। तो ये 3 मैंने इसलिए लिखी हैं यहाँ पे, क्योंकि हिंदी का जो विस्तार है, विकास क्रम चलेगा, उसमें इन 3 का बहुत ज़्यादा महत्व है। शुरुआत में अगर हम खड़ी बोली की बात करते, साथ साथ आप ये भी देखते रहना कि इनके जो प्रमुख कवि हैं शुरुआती, वो कौन कौन से हैं। खड़ी बोली में हम सरहपा की बात करेंगे, एक तो गोरखनाथ की बात कर लेते हैं। इसके अलावा आदिकाल में आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था खालिक बारी। ये हिंदी अरबी जो कोश है वो है, और इस खालिक बारी में अमीर खुसरो ने हिंदवी जो शब्द है, हिंदवी, वो 30 बार आता है, और हिंदी जो शब्द है वो 5 बार आता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द 5 बार किस ग्रंथ में आता है। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खालिक बारी, जो हिंदी और ये जो फारसी भाषा का शब्दकोश आप कह सकते हो। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ जो संत हुए हैं, जैसे नामदेव है, और भी काफ़ी आपको मिल जाएंगे शुरुआत में इनके जो कवि हैं। और ये जो कवि आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम खड़ी बोली के लिए बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रज की। ब्रज का जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ साथ आप नोट करते रहना। ब्रज का जो महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ है, वैसे देखा जाए तो अपभ्रंश अवहट, वो जो भाषा थी, उसी समय ब्रज के जो दर्शन होने लगे थे। तो यहाँ 1354 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा गया, ध्यान में रखना है। 1354 ईस्वी में ग्रंथ का नाम है प्रद्युमन चरित। और ये ग्रंथ लिखा किसने था? ये लिखा था सुधीर अग्रवाल ने। सुधीर अग्रवाल। ये हर एक बात आप साथ साथ नोट करते रहना। ये हम बातें कर रहे हैं ब्रज की। ब्रज जो है खासकर भक्ति काल में बहुत ज़्यादा विस्तार फैला, और जो भी कृष्ण भक्त कवि हैं, अष्ट छाप के कवि कह सकते हो, सूरदास जैसे कवियों ने ब्रज भाषा का विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आगे चल करके रीति काल में भी ब्रज भाषा का ही बोलबाला रहा है। हम अगर बातें करें अवधि की, तो अवधि का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो माना जाता है चंदायन। चंदायन, जो कि 1370 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं मुल्ला दाऊद। ये अवधि का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार से आपने ब्रज का भी पता चल गया होगा। अवधि भाषा को भक्ति काल में सूफी जितने भी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी है, मुल्ला दाऊद, कुतुबन नूर मोहम्मद, इसके अलावा तुलसीदास ने, जो राम भक्त कवि हैं, उन्होंने भी अवधि भाषा का खूब प्रचार प्रसार अपने काव्य के माध्यम से किया। अगर हम आगे चल करके बात करते हैं, तो जो आधुनिक काल में बातें आती हैं खड़ी बोली की, वो साहित्यिक खड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपको मोटे तौर पे आपको थोड़ा सा अंतर समझा देता हूँ, हिंदी का और खड़ी बोली का क्या होता है। हिंदी जो है वो साहित्यिक हिंदी उसको कहते हैं जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार हो, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों को शामिल किया गया हो। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो भी हम काव्य रचनाएं पढ़ते हैं, वो साहित्यिक हिंदी में लिखी जाती हैं।
इसके अलावा अगर आप उर्दू की बात करोगे तो उर्दू में अरबी, फारसी, तुर्की, इन शब्दों के, इनके जो कठिन शब्द हैं उनकी भरमार होती है। आप कह सकते हो वो तो हो गई उर्दू, हिंदी हो गई, साहित्यिक हिंदी की बात कर रहे हैं तत्सम शब्दों वाली। अब हम बात कर लेते हैं जैसे हिंदुस्तानी की। इसमें क्या है, न तो तत्सम शब्द हैं ज़्यादा, तद्भव शब्द जो संस्कृत के रूप बदल करके हिंदी में आ गए हैं वो हैं। इसके अलावा अरबी, फारसी, तुर्की, इनके भी जो आसान आसान शब्द हैं जो हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग अपने लेखन में किया है। समझ में आ गया। हिंदी, साहित्यिक हिंदी की बात करोगे तो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, उर्दू की बात करोगे तो अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं। अगर हम हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो इन दोनों का मिला जुला रूप है। दक्षिणी हिंदी की अगर बात करें साथ साथ, तो दक्षिणी हिंदी में जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं, जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने उनको दौलताबाद में जाकर के बसाया था, और ये जो उत्तर भारत के लोग नीचे गए, महाराष्ट्र की तरफ गए, तो वहाँ पर जो आप देखोगे दक्कन का पठार है, जिसको दक्षिणी दिशा आप कह सकते हो। दक्षिण से वहाँ पे दक्कन बना, और वहीं दक्कन से उनकी जो भाषा थी वो दक्षिणी कहलाई। उसमें खड़ी बोली, उर्दू, इन सब का मिश्रण है, तो इस प्रकार से वो दक्षिणी भाषा है। इनके बारे में हम थोड़ा सा अब विस्तार से भी जानेंगे। आइए अब हम दक्षिणी, उर्दू और हिंदुस्तानी को भी समझ लेते हैं, किंतु इससे पहले एक शब्द आता है रेखता, इसको भी आप समझ लो। मध्यकाल में जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो उसके मध्यकाल में अरबी और फारसी, अरबी फारसी जो मिश्रित भाषा में कविताएं लिखी गई, मिश्रित भाषा में जो कविताएं लिखी गई, खास करके मीर और गालिब के द्वारा, वो रेखता कहलाई। अरबी फारसी में मिश्रित भाषा में जो कविताएं हैं उनको रेखता कहा गया। मीर और गालिब की रचनाएं इनमें शामिल हैं। अगर हम बात करें दक्षिणी की, तो दक्षिणी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, आप कुरुक्षेत्र की बात करोगे तो दिल्ली के सुल्तानों ने इन लोगों को, कुरुक्षेत्र के लोगों को दक्षिण के दौलताबाद में बसाया। दक्षिण के दौलताबाद में बसाया। आपको ये साथ साथ में नोट कर लेना है कि कुरुक्षेत्र, खासकर हरियाणा के जो लोग थे, इनको बसाने का कारण ये था कि 5 जो स्वतंत्र राज्य बने थे इस समय, 5 स्वतंत्र राज्यों को औरंगजेब, जो क्रूर एक शासक था मुगलों का, औरंगजेब ने इन 5 राज्यों को नष्ट कर दिया, और यहाँ के जो लोग थे वो इधर उधर, खास करके दक्षिणी दिशा में बढ़ गए, भारत के महाराष्ट्र में चले गए। इसके अलावा हैदराबाद में बस गए। हैदराबाद के अलावा चेन्नई, जो पहले मद्रास था, वहाँ चले गए। यहाँ जाने के बाद में इन लोगों ने अपनी जो भाषा थी उसको हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदवी कहा। और ये जो हिंदवी है, इनकी जो बोली थी वो दक्कनी कहलाई, क्योंकि ये जो दक्कन का पठार है उस इलाके की ये जो बोली है दक्खनी। अब हम बात करेंगे, इसको उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो वली दक्कनी को जाता है। वली दक्कनी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, 1667 से शायद 1707 के मध्य, इसके आसपास हो सकता है, कन्फर्म आप देख लेना। वली दक्कनी, इनको ही श्रेय दिया जाता है कि दक्खनी, खास करके इसमें
आप कह सकते हो आपकी जो खड़ी बोली से मिलते जुलते जो शब्द हैं वही हैं, यहीं के लोग हैं, वहाँ चले गए, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको इन्होंने हिंदवी कहा, और ये इन लोगों की जो बोली थी वो दक्षिणी कहलाई। इस दक्षिणी में फिर हम बात कर लेते हैं इनके मुख्य जो कवि हैं वो कौन से। मुख्य कवियों में हम बात करेंगे जैसे बंदा नवाज, आपने सुना होगा इसका नाम, ख्वाजा बंदा नवाज। एक नाम है गेशुद राज, एक है नमाजी। इस प्रकार से इसके जो प्रमुख कवि हैं आप इनमें देख सकते हो। एक दो नाम अगर और बात करोगे तो एक मोहम्मद कुली भी है इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बात तो थी दक्षिणी हिंदी की, लगभग हिंदी के ही ये रूप हैं। हिंदी के ही रूप के अंदर आप कह सकते हो खड़ी बोली का जो आगे चल करके थोड़ा सा विस्तार होता है, उसकी 3 जो प्रमुख शैलियाँ हैं उनमें हम बात करेंगे, और उन्हीं 3 शैलियों में आपकी उर्दू और हिंदुस्तानी भी शामिल है। आइए अब हम बात कर लेते हैं उर्दू और हिंदुस्तानी की। आप ये समझो यहाँ पे जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली की ही शैलियां हैं 3, और उनमें जो पहला नाम आता है वो है आपकी शुद्ध हिंदी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसको हम नागरी भी कहते हैं या फिर साहित्यिक हिंदी कहते हैं, जहाँ से मानक रूप लिया गया है खड़ी बोली से वो यही है। उसके बाद में दूसरा नाम आता है उर्दू का। उर्दू, ज़बान उर्दू या फिर ज़बान मोल्ला उर्दू, ज़बान ए मुल्ला। इस प्रकार से उर्दू है। और तीसरा जो नाम है वो हिंदुस्तानी का आता है, हिंदुस्तानी का। ये 3 शैलियां हैं जो कि नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी के विविध रूप में जो 4 नाम दिए गए हैं। पहला है हिंदी जिसका हमने अध्ययन कर लिया है, दूसरा दक्षिणी का भी हमने अध्ययन कर लिया है, और तीसरा हम अब उर्दू, साथ में चौथा हिंदुस्तानी का अब अध्ययन करेंगे। यहाँ बीच में हमने रेखता को भी समझ लिया है कि रेखता क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हिंदी शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, फारसी भाषा का। क्योंकि जब ईरानियों ने ही इसका नाम रखा है, ईरान के लोगों ने, तो हिंदी भाषा जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। जैसे बच्चा हमारे घर में पैदा हो रहा है, नामकरण कोई दूसरा या पड़ोसी कर रहा है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी के साथ ऐसा हुआ है। और ठीक ऐसे ही आप बातें करोगे अब उर्दू की। उर्दू जो है वो मूलतः है तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। और उर्दू जो तुर्की भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है वो भी आप समझ लो। अर्थ आप कह सकते हो शाही शिविर या खेमा, फौजी पड़ाव आप इसको कह सकते हो, फौजी पड़ाव। अब यहां देखो आप, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ये आया कैसे? मुगलों के समय पे जो उनकी भाषा थी वो थी तुर्की। उनकी जो बोलचाल की मुगलों की भाषा थी वो तुर्की थी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमने तो फारसी सुना था, फारसी उनकी दरबारी, ध्यान रहे, फारसी भाषा उनकी दरबारी, यानी कि उनके राजकाज की जो भाषा थी उसका नाम था
फारसी। अब ये देखो, अरब देशों के जो लोग हैं, तुर्की, फारसी, साथ में आप अरबी के शब्दों का भी प्रयोग करो यहाँ पे। अब उर्दू कैसे बनी, इसकी व्युत्पत्ति हुई कैसे है? तुर्की, फारसी, अरबी भाषा की जो बहुलता होती है, जिन वाक्यों में कह सकते हो, जिन शब्दों में कह सकते हो, इनकी बहुलता के कारण, यानी कि जो लोकल क्षेत्र विशेष के आम बोलचाल के कम शब्द थे, अरबी, फारसी, तुर्की के ज़्यादा शब्द थे, तो वो भाषा क्या कहलाई? उर्दू कहलाई। आज के दिन जो उर्दू है वो पाकिस्तान की राजभाषा है। हिंदुस्तान में, भारत में भी बहुत ज़्यादा जगह पे बोली जाती है। बोलने में हिंदी और उर्दू के अंदर कोई खास अंतर नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा अक्टूबर में, यानी कि 15 अक्टूबर 2023 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। इसी को आप उर्दू में बोलोगे तो 15 अक्टूबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के दरमियान, यानी कि बीच का दरमियान, एक आधा जो शब्द है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। लिखने में बहुत सारा अंतर है, बिल्कुल दिन रात का अंतर है, क्योंकि उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, आप कह सकते हो दाईं से बाईं ओर, और हमारी हिंदी वो देवनागरी लिपि में बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि उर्दू की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब ये देखो, जो मुगल हैं जब भारत में आए, खास करके उत्तरी भारत में, तो यहाँ कुछ तो पंजाबी, पूर्वी पंजाबी के शब्द शामिल हो गए। कोरवी, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, उसके शब्द, साथ में हरियाणवी बोली और ब्रज, इन शब्दों का जो मिश्रण हो गया अरबी, फारसी, तुर्की के साथ में, उनसे एक नई भाषा बनी आपकी उर्दू। और उर्दू के अगर हम बात करें विकास की, तो 18वीं सदी के मध्य इसका विकास माना जाता है। और उर्दू में खासकर जो कवियों की हम बात करेंगे, तो एक मंटो नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने उर्दू में रचनाएं की हैं। तो यहाँ तक आपको उर्दू के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बातें कर लेते हैं हिंदुस्तानी की। हिंदुस्तानी में क्या है, जब बात आती है हिंदी और उर्दू की, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो महात्मा गांधी जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता लोग, वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। वो चाहते थे न तो हिंदू नाराज हों, न ही मुसलमान नाराज हों। हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदुस्तानी भाषा को लागू किया जाए, राजभाषा घोषित किया जाए, किंतु हिंदी जीत गई थी। सिर्फ एक वोट से इसको जीत मिली थी। उसका ये देखो आप, हिंदी और उर्दू दोनों का जो मिश्रण रूप है वही हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी भाषा में लिखने वाले जो हैं, खास करके मुंशी प्रेमचंद के जो भी ग्रंथ हैं आपने देखे हैं, उनमें हिंदुस्तानी भाषा ही झलकती है। उनमें आप न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता देखोगे और न ही जो अरबी, फारसी, इनकी ज़्यादा बहुलता, क्योंकि जो लगभग लोकल है, इनके जो आसान शब्द हैं, जैसे संस्कृत के तद्भव शब्द शामिल हैं उसमें, अरबी, फारसी वहाँ से भी बिल्कुल आसान शब्दों, यानी कि आम जनता को जो समझ में आए, हिंदी, उर्दू जो सब कुछ मिक्स है, उसी को हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। तो ये तो था हिंदी के विविध रूप, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हिंदी, हमने रेखता की भी बातें की, दक्षिणी, उर्दू और हिंदुस्तानी। यहाँ आपको साथ में ये भी समझ लेना है कि उर्दू और हिंदुस्तानी और साथ में हिंदी, ये तीनों खड़ी बोली की ही शैलियाँ हैं। क्योंकि खड़ी बोली का दो रूप है, एक तो साहित्यिक खड़ी बोली की बातें करते हैं हम, जो यहाँ पे है, एक खड़ी बोली जो लोक भाषा की है, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, अंबाला के आसपास में बोली जाती है, जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था। तो आज की कक्षा का समापन यही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताना। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।